नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम। पत्रकारों के आवास के लिए 20 लाख की दी स्वीकृति। सरायपाली में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई पड़ताल समाप्त। 12 दिनों से चल रही थी हड़ताल। मंत्री रविंद्र चौबे ने पदाधिकारियों से की मुलाकात। जगदलपुर में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती शुरू। 13 से 12 नवंबर तक होगी भर्ती। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। दुर्ग में धूमधाम से मनाया गया गणेश चतुर्थी। विधायक अरुण वोरा ने किया पूजा अर्चना। शहरवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। और बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर आरोपी को किया न्यायालय में पेश। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल कल से रायगढ़ प्रवास पर थे। वहीं आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश के साथ धर्मगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया और रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक सहित नगर निगम महापौर जानकी अमृत, काटजू कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जनता को लाभ हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा, उचित शिक्षा और खेल सहित रोजगार को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। वहीं रायगढ़ प्रेस क्लब ने पत्रकारों के लिए आवास और प्रेस क्लब भवन की मांगे लंबे समय से रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने 20 लाख रुपए स्वीकृति के बात कही है। तो हम आपको बता दें, रायगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल कल से रायगढ़ प्रवास पर थे और वहीं आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम पत्रकारों से रूबरू हुए। और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश के साथ धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया और रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक सहित नगर निगम महापौर जानकी अमृत, काटजू कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे इस दौरान। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता को लाभ हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधा, उचित शिक्षा और खेल सहित रोजगार को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 22 अगस्त से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 100 से भी अधिक संगठनों ने अपनी 2 सूत्रीय मांग एचआरए और डीए को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे लगभग सभी शासकीय कार्यालयों में एक और जहां काम प्रभावित हो रहे हैं, वहीं स्कूलों में भी तालाबंदी की नौबत आ गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अधिकारी कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रविंद्र चौबे और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश पदाधिकारियों के बीच कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई और इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में आज अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। वहीं अधिकारी कर्मचारी के पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात के बाद 6% डीए अगस्त महीने में दी जा रही है, जो देय तिथि से होगी और अगले किस्त दीपावली में देने की बात को लेकर सहमति बनी है। हमारी जो 2 सूत्रीय मांगे थी, एक एचआरए और दूसरा हमारा डियरनेस अलाउंस, और दोनों को सरकार ने सहमति दे दी है। कल हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, पूरे संगठन और प्रांत की बॉडी बैठी थी। देर शाम तक बातें हुई और आदरणीय रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनसे आज सुबह मुलाकात किए और बातें हुई। तो 6% जो डीए अभी अगस्त महीने में दी जा रही है, वह देय तिथि से होगी और दूसरा जो किस्त है वह दीपावली में देय होगा, ऐसा उनका कहना है। और एचआरए के लिए एक समिति गठन होगी
और वो समिति फिर निर्णय लेकर के हमको सूचित करेगी। इस प्रकार से प्रांत के और जिले के निर्देशानुसार हमने ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम आयोजित किए थे 22 अगस्त से आज हम लोग समाप्ति की घोषणा की। हमारी प्रांतीय टीम जो है लगातार सरकार के संपर्क में रही। विगत दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपील किया था। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने जनता के हित में, अपने विद्यार्थियों के हित में और अपनी मांगों के साथ समझौता करने के बाद हमने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित किया और इसके लिए मैं जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सरकार को। तो जगदलपुर में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना अग्निपथ के अंतर्गत पूरे देश भर में युवाओं को सेना में भर्ती होकर अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बस्तर संभाग से भी अग्निवीरों की भर्ती होनी है। इसी संदर्भ पर बस्तर संभाग प्रभारी रिटायर्ड नेवल ऑफिसर कमांडेंट संदीप मुरारका ने साधना प्रेस न्यूज के साथ विशेष चर्चा करते हुए अग्निपथ योजना के संबंध में बताया है। अब तीनों सेनाओं में जो भर्ती होगी वो अग्निपथ के नाम से होगी। इसको स्कीम का नाम दिया गया अग्निपथ, और जो भर्ती होकर अंदर आएंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। तो ये सेना में भर्ती जो होगी उसका योजना का नाम अग्निपथ है। और इसके लाभ ये हैं कि अब ये भर्ती जो होगी वो 4 साल के लिए बच्चे आएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल के बाद उनको एक मुफ्त राशि दी जाएगी जो कि 12 से 15 लाख के बीच में होगी, और 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और जितने भर्ती होंगे उनमें से 25% लोग को रखा जाएगा जो कि परमानेंट रहेंगे और अपना 50 साल की जो भी हमारे क्राइटेरिया आर्मी का, सेना का, उसके हिसाब से काम करेंगे। और 4 साल में उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी जाएगी, कैंटीन दिया जाएगा, सब सुविधा दिया जाएगा। 4 साल के बाद उनको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उनको 12th की मार्कशीट भी दी जाएगी और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पैसा भी मिलेगा। और एक क्वालिफाइड और ट्रेंड आदमी बन के बाहर निकलेंगे उस सेना से 4 साल बाद। स्किल सर्टिफिकेट जो आर्मी देगी वो रहेगा, तो एक उनको अच्छा जॉब मिल सकता है, बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। प्लस वो ट्रेंड किए हुए मैन पावर रहेंगे, आर्मी के ट्रेंड किए हुए, तो उनकी डिमांड अच्छी रहेगी, डिसिप्लिन रहेंगे, वो समाज के लिए भी बहुत काम आएंगे, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। अभी जब से हमने ये सरकार की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने इसका प्रचार करना चालू किया है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आना चालू हुआ है। फिर भी जो रिस्पॉन्स है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि बस्तर में बहुत काबिलियत है लोगों के, यहाँ के युवाओं में, पुरुष हो चाहे महिलाओं हैं, बहुत कैपेबल हैं, जो कि हमने बस्तर फाइटर में देखा हुआ भी है। समझदार हैं, जो जानते हैं कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वो कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले भी थे उनको भी अब स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा डाउट था, कन्फ्यूज़न था, इसलिए ज़्यादा हो रहा था। पर जैसे जैसे लोगों को समझ में आने लगा क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, अब मेरे ख्याल से बहुत ही कोई विरोध नहीं हो रहा है इसका। सब लोग आर्मी का एक तो जनरली कोई विरोध नहीं करता है, स्कीम के विरोध में थे, सरकार के विरोध में थे, पर अब जनरली सबको समझ में आ गया है कि क्या है, क्या फ़ायदा नुकसान है, युवाओं को नुकसान ना हो, इससे बच्चों को रोजगार का नुकसान ना हो, इसलिए अब कोई विरोध नहीं हो रहा। और आगे भी जो रैली होने वाली, भर्ती होने वाली है जो 13 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होगी, हमें पूरी उम्मीद है उसमें भी कोई इसमें बाधा नहीं आएगी। बस्तर संभाग बहुत बड़ा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सेंटर जहाँ पे भर्ती होना है डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो उस संभाग से पूरे कितने फॉर्म आए हैं, जिस संभाग से ज़्यादा फॉर्म आएंगे वहाँ पे भर्ती होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी लोगों को मूवमेंट करना फिर इजी होता है। और फॉर्म ज़्यादा आएंगे तो 100% यहाँ पे इसका भर्ती का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया जाएगा और यहीं पे भर्ती होगी। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आर्मी भर्ती एक बहुत सेंसिटिव चीज़ भी होता है और बहुत सिक्योरिटी के अंदर इसको किया जाता है। तो अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसका परमिशन देता है आर्मी को कि बस्तर में कर लीजिए, कोई खतरा नहीं है, हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ हम ध्यान रखेंगे, तो आर्मी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे करने में। सिर्फ बस्तर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की भर्ती हो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है, और ये बहुत 3 साल 4 साल बाद हो रही है, जो कोरोना काल के बाद और उसके बाद नहीं हुई थी। युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आज की डेट में आर्मी सेना से अच्छी नौकरी आज भी अभी नहीं है कोई भी। आप अच्छा देश का सेवा भी कर सकते हैं और आप एक इज्जतदार नौकरी जिसमें पैसे भी हैं वो भी कर सकते हैं। तो मुरैना विधानसभा क्षेत्र के कुलदीप शर्मा पुत्र हरिचरण शर्मा को एमपी एग्रो विधान मुरैना का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, और जिस पर विधायक राकेश मावरी के द्वारा उन्हें विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई।
तो कटनी कोर्ट में लगातार अधिवक्ताओं की हड़ताल पर जाने से बार और बेंच का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ अधिवक्ता अपने कार्यों से विरत है तो वहीं दूसरी तरफ न्यायालय के कार्यों से आई जनता भटक रही है। सबसे ज्यादा आरोपी को लेकर कोर्ट में पेश करने पुलिस जब आती है तो अधिवक्ताओं की हड़ताल पर रहने से जमानती अपराध में भी आरोपियों को जेल जाना पड़ रहा है, जिससे जिला जेल में अनुपात के भी ज्यादा कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से अगर कटनी कोर्ट के विखंडन के माहौल को अगर देखा जाए तो यह रुकता नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट का विखंडन एडीजे कोर्ट का विजय राघवगढ़ में स्थानांतरण होना और आज उसी परिप्रेक्ष्य में पहले तो अधिवक्ता न्यायालयीन कार्यों से विरत रहने की बात की है, लेकिन कोर्ट से निकल करके वाहन रैली के माध्यम से अपना आक्रोश इन्होंने प्रदर्शित किया। आज पुनः उसी मांग को लेकर के अधिवक्ता पुनः रोड पे है। आज मैं बार एसोसिएशन कटनी पंडित अमित शुक्ला से पूछता हूं कि बार एसोसिएशन के माध्यम से जो कोर्ट का विखंडन हुआ है उसमें कोई लॉ प्रतीत हो रही है कि नहीं। आज आप लोग अपनी मांग को लेकर के रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो क्या कहीं लॉ पुंज दिखाई दे रही है आपकी मांग को लेकर के? हमारी मांग अभी तक 11 दिन से हम लोग अपने कार्य से विरत थे। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तीन बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एमपी से मिलने का समय लिया गया, लेकिन समय उनके द्वारा नहीं गया। इसलिए आज हम रोड पर आकर के अपना ये रोष व्यक्त कर रहे हैं और आगे भी हमारा कार्य जारी रहेगा। निरंतर मान लीजिए अगर 1-2 दिन के बीच में आपका समाधान नहीं होता है तो आगे भी आप प्रदर्शन ही करते रहेंगे। हम लोग कोई भी कार्य करने के पहले जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों की एक आवश्यक बैठक बुलाते हैं, उसमें निर्णय लेते हैं। इसके बाद हम आगे अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, आपने कोई ऐसा डेलीगेशन बनाया है जो मध्य प्रदेश शासन को भी क्या कहते हैं प्रेषित किया जा सके या उनसे बात किया जा सके? हमने अपनी मांग जिला अध्यक्ष कलेक्टर साहब के पास रखी थी। कलेक्टर साहब ने तो एडीएम साहब को दिया था। हमने क्षेत्रीय विधायक साहब को भी अपनी मांग की सूचना दी है, जिससे कि हमारी बात ऊपर तक जाए। कई ईमेल फैक्स के माध्यम से राज्य अधिवक्ता परिषद हमारे लिए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए समय मांगने के लिए उन्होंने कहा है। 2-3 बार वो गए हैं, अभी तक समय नहीं मिला। किस कारण से नहीं मिला अभी तक इसका जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। प्रभारी मंत्री देवड़ा जी हैं, क्या उनके भी संज्ञान में आपका प्रदर्शन है? उनके संज्ञान में है। जब इतना 12 दिनों से अधिवक्ता, जो कि हमारे पूरे कटनी शहर के अधिवक्ता पूरे शहर घूम कर के लोगों को बता रहे हैं कि हम अधिवक्ता लोग आप सभी लोगों की मांग को ऊपर प्रशासन से मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, न ही प्रभारी मंत्री को कोई ऐसे मैसेज आया। जिस प्रकार से आपने देखा, अध्यक्ष पंडित अमित शुक्ला का साफ ये कहना है कि मेरा डेलीगेशन नित नए लोगों के माध्यम से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन अभी हमारी मांग पे किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जिस प्रकार की ऊठा पटक हमारे कटनी में चल रहा है अधिवक्ताओं को लेकर के, निश्चित रूप से अगर हम जिला जेल में कैदियों की बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ भी संख्या बढ़ती होगी। आज मैं कटनी जिला के जिला जेलर लीना कोस्टा जी से ही बात करता हूँ इस संदर्भ में। अगर हम 22 अगस्त से देखते हैं तो अधिवक्ताओं का कोर्ट में विरोध चल रहा है कोर्ट के विखंडन को लेकर के, लेकिन अगर हम कटनी की जनता की बात करते हैं, छोटे छोटे एफआईआर भी जो पंक्तिबद्ध होते हैं जिसमें बेल मिल सकती है, लेकिन उनको भी बेल नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित रूप से आपके जेल में संख्या तो कैदियों की बढ़ रही होगी। मैं ये चाहता हूँ कि 22 तारीख से लेके अभी तक कितने कैदी आए आपके पास? 22 तारीख से अभी तक 1 तारीख तक के बीच में हमारे पास 48 कैदी जो हैं अभी अंदर आए हैं। जो रूटीन प्रक्रिया थी, अगर हम जब तक इनका विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा था तो लगभग कितने कैदी एक दिन में आते रहे होंगे? 2-4। अच्छा, छूटे भी कुछ? हाँ, बस 48 आमद आई है और छूटे जो पहले से हैं वो करीब 9 लोग छूटे हैं। तो आपको भी तो समस्या होती होगी कि उनको छुड़ाने में तो न्यायालय का सहारा तो लेना पड़ता होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो जमानती अपराध है और जितने भी मेरे ख्याल से जो 48 आमद आई है सारे जमानती अपराध हैं,
लेकिन अब वकीलों की जो हड़ताल चल रही है, उन लोग न्यायालयीन प्रक्रिया से विरत हैं, तो उससे यहाँ पर ओवर क्राउडिंग थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि बंदियों की जमानतें नहीं हो रही हैं। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। मैं राकेश तिवारी, कटनी। तो बिलासपुर के कोनी में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया। सबसे पहले साधना प्लस न्यूज ने उठाया था और कल CGMSC के एसी सुनील कुमार सिंह को कई बार फोन किया गया और मैसेज भी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद साधना प्लस की टीम ने रायपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क न होने पर बिलासपुर के सेंद्री में स्थित CGMSC के संभागीय कार्यालय में से संपर्क किया और उन्होंने टेंडर के संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करने की सलाह दी और मुख्यमंत्री के रायगढ़ प्रवास के कारण वो कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद AE अमोल से बात हुई, लेकिन उन्होंने भी बयान देने हेतु अधिकृत नहीं होने की बात कही है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री TSC देव से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों की चुप्पी का क्या मतलब समझा जाए, यह समझ से बाहर है, लेकिन साधना प्लस इस मामले को निराकरण तक लेकर जाएगा। नमस्कार, साधना प्लस की तरफ से मैं अनुपम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने एक समाचार चलाया था, CGMSC के द्वारा बिलासपुर में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाने हेतु टेंडर निकाला गया था, जिसमें 29 जुलाई टेंडर जमा करने की लास्ट डेट थी एवं 19 अगस्त को टेंडर खोला गया। जन्माष्टमी के दिन छुट्टी थी, छुट्टी के दिन शाम को 5:30 बजे के बाद टेंडर खोला गया। यह मतलब कानूनन एक तरह से अपराध है या यह कहें कि गलत है। आज हम बिलासपुर स्थित CGMSC के ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ ई साहब रायगढ़ दौरे पे गए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का वहाँ प्रवास था और यहाँ जो AE साहब हैं अमोल जी, उनका कहना यह है कि हम यह बताने के लिए अधिकृत नहीं है, यह हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि हम आपको ज्यादा जानकारी दे सकें। इसके लिए आपके रायपुर कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी MD AC साहब, यही लोग ही ज्यादा जानकारी दें। तो आष्टा में गत 31 सितंबर से शुरू हुए रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के पावन 10 दिवसीय गणेश उत्सव को भगवान श्री गणेश के युवा भक्तों और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नगर के हलीपुर मीरपुरा क्षेत्र में भगवान श्री गणेश का हर साल की तरह इस साल भी भव्य और आकर्षक मनोहारी दरबार सजाया गया है, जहां भगवान शिव की गोद में कार्तिकेय और माता पार्वती की गोद में स्वयं भगवान श्री गणेश बैठे हुए की प्रतिमा विराजित की गई है, जो कि भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको आष्टा से दिखा रहे हैं, जहां गणेश उत्सव के मौके पर जो है भव्य सजावट की गई है और दरबार को जो है मीरपुरा के दरबार को खास तौर पे सजाया गया है, जहां पे गणेश जी की स्थापना की गई है। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार जो है लोगों के बीच एक अलग ही तरह का उमंग उत्साह लेकर आया है। कोरोना काल के दौरान 2 सालों से जो है कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था, वहीं अब इस बार जो है यहाँ अब गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में एक अलग ही तरीके का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से गणेश उत्सव को लेकर यहाँ लोग जो है भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और भव्य सजावट की गई है, जहाँ पे संध्या आरती भी किया जा रहा है। तो वहीं दुर्ग शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई गणेश चतुर्थी का पर्व। वहीं विधायक अरुण होरा के निवास पर हर साल की भांति इस साल भी गणेश प्रतिमा स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया गया। इस मौके पर विधायक ने गणेश की पूजा अर्चना कर शहर वासियों के लिए सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। साथ ही विधायक ने कहा कि शहर वासियों को कोई भी कष्ट पीड़ा न हो और खुशहाली भरा जीवन रहे और शहर में विकास की लहर उठे। वहीं इस मौके पर विधायक समेत गांव के सभी लोग मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं, जहां
गणेश उत्सव के मौके पर जो है लोगों में जो है उत्साह देखने को मिल रही है और इस दौरान यहाँ पे लोग जो है गणेश उत्सव के दौरान पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और इसी दौरान वहाँ के जो गणेश प्रतिमा स्थापित को लेकर हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाया जा रहा है और इस मौके पर विधायक ने गणेश जी की पूजा अर्चना की और इस दौरान शहरवासियों के लिए सुख समृद्धि और मंगल की भी कामना की। साथ ही इस दौरान विधायक ने कहा है कि शहरवासियों को कोई भी कष्ट पीड़ा ना हो, खुशहाली भरा जीवन हो, इस तरह की मंगल कामना करते नजर आए। गणेशोत्सव का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में पिछले 7 वर्षों से भी हम अपने निवास के समीप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं और हम सब गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे, हमारे शहरवासियों के ऊपर, हमारे प्रदेशवासियों के ऊपर और देशवासियों के ऊपर, और सबके जीवन में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं सादर भावनाओं के साथ हम लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं और गणेश जी हर वर्ष आते हैं और साल भर हमको अपनी कृपा देकर जाते हैं ताकि हम सबका जीवन खुशहाल रहता है और हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, गणेश जी जो स्थापित होते हैं उसके बाद वे जाते हैं, जाने के बाद भी वो कभी भुलाए नहीं जा सकते क्योंकि देवता हैं। गणेश जी को कोई भूल ही नहीं सकता, बुद्धि के देवता है। वो हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी आलोट नगर में अपरली टोली स्थित देव नारायण मंदिर में शाम को 5 बजे आरती का आयोजन किया गया और देव नारायण भगवान को पालकी में विराजित कर नगर में घुमाया गया। नगर भ्रमण करने के बाद देव नारायण की पालकी ढोल नगारों के साथ पूरे शहर में देव नारायण मंदिर अपरली टोली पहुंची है, जहां पर महाआरती की गई और प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर गुजर गायरी समाज द्वारा इस साल भी देवनारायण भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। तो बहर तहसील की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 5-6 महीने से गेहूं का आवंटन नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण क्षेत्र के भोली भाली जनता की थाली से गेहूं की रोटी गायब हो चुकी है। वहीं क्षेत्र की जनता के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के बार बार चक्कर लगाने के बाद भी जनता को गेहूं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य पर जनता को गेहूं नहीं, गेहूं के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल पा रहा है। जनता के पेट में डाका डालकर आखिर सरकार गेहूं कहां पहुंचा रही है, यह चिंता का विषय है। वहीं क्षेत्र की जनता ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर गेहूं का आवंटन पहुंचाया जाए, जिससे जनता को गेहूं उपलब्ध हो सके। बैहर तहसील की सभी उचित मूल्य की दुकान में विगत 5-6 महीने से गेहूं का आवंटन नहीं पहुंचाया जा रहा है। यहाँ की जनता उचित मूल्य की दुकान के चक्कर लगा रही है, लेकिन उन्हें गेहूं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ की भोली भाली जनता की थाली से गेहूं की रोटी गायब हो चुकी है। वो गेहूं की रोटी खाने के लिए मोहताज हैं, गेहूं के लिए तरस रहे हैं। आखिर गरीब जनता का हक का गेहूं कहाँ गया? आखिर सरकार की मंशा क्या है? कब तक के इस क्षेत्र की जनता गेहूं के लिए तरसते रहेगी? इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन से और सरकार से ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सभी उचित मूल्य की दुकान में गेहूं का आवंटन पहुंचाएं, जिससे उन्हें गेहूं उपलब्ध हो सके। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन समीर के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। तो बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत 2 माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उसूर थाना और डीआरजी का संयुक्त बल गश्त सर्चिंग पर ग्राम गलगम नडपल्ली की ओर से निकली थी और इस दौरान नडपल्ली से 2 माओवादियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि माओवादी अपहरण, हत्या और लूट की घटना में शामिल था। काका किस्टा की गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने इनाम भी घोषित की थी। वहीं काका किस्टा के विरुद्ध उसूर थाना में 2 स्थायी वारंट भी लंबित है।
पकड़े गए दोनों माओवादियों के विरुद्ध उसूर थाना में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर आरोपी को बीजापुर न्यायालय में पेश किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।